18 साल बाद दिल्ली के तंदूर कांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी सुशील शर्मा की फांसी की सजा को आजीवन कैद में तब्दील कर दिया है। यानी इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला सुशील शर्मा फांसी के फंदे से तो बच गया, लेकिन अब उसे पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी होगी। यूथ कांग्रेस के इस पूर्व नेता ने क्यों अपनी बीवी का कत्ल किया, कैसे उसने इस जुर्म को छिपाने की कोशिश की और किस किस ने उसका साथ दिया, आपको दिखाते हैं तंदूर कांड का पूरा सच। 17 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, एक ऐसा कांड जिसने दिल्ली की सियासत में तूफान ला दिया। 17 साल पहले हुआ था वो कांड, आधी रात को जब दिल्ली नींद के आगोश में थी, जब सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। ठीक उसी वक्त दिल्ली के वीआईपी और हाई सिक्योरिटी इलाके कनॉट प्लेस में हुआ था वो दिल दहला देने वाला कांड। 17 साल पहले हुए इस कांड में एक रसूखदार नेता था जो आज सलाखों के पीछे कैद है, एक औरत थी जो अब जिंदा नहीं है और एक दहकता हुआ तंदूर था जिसकी लपटों में जलाए गए थे भयानक गुनाह के सबूत। कांड को अंजाम दिया था एक नेता ने। दिल्ली की सियासत में ऊंचा रसूख रखने वाले उस नेता ने बड़े ही बेखौफ तरीके से एक औरत को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद उसकी लाश को तंदूर की लपटों में छोड़ दिया था। दिल दहला देने वाला वो कांड था तंदूर कांड। तंदूर कांड जिसने देश की राजधानी दिल्ली पर एक बदनुमा दाग लगा दिया था। कई दिनों तक दिल्ली में छपने वाले हर अखबार की सुर्खियों में छाया रहा था तंदूर कांड। करीब 17 साल पहले हुए तंदूर कांड की कहानी आज भी बदन में सिरहन पैदा कर देती है। 2 जुलाई 1995 की रात को हुआ था तंदूर कांड। कनॉट प्लेस के उस होटल में क्या क्या हुआ था, किसने तंदूर में लाश छुपाई थी, किसने तंदूर में आग लगाई थी, किसने तंदूर की आग को भड़काया था। 2 जुलाई 1995 की रात के पल पल की दास्तान को आज हम आपको बताएंगे। 2 जुलाई 1995 की रात साजिश के इस तंदूर में जलने वाली वो बदनसीब औरत कौन थी, उसका कसूर क्या था, आखिर क्यों उसके पति ने ही उसे जलती हुई तंदूर में झोंक दिया था। तंदूर कांड की ये पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। तारीख 2 जुलाई 1995, वक्त रात करीब 11 बजे, जगह कनॉट प्लेस दिल्ली। करीब 17 साल पहले उस रात दिल्ली के हाई सिक्योरिटी इलाके कनॉट प्लेस के एक होटल में बने तंदूर से लपटें उठ रही थी। तंदूर के पास 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक शख्स लकड़ी की मदद से तंदूर की आग को भड़का रहा था और दूसरा शख्स उसे हिदायत दे रहा था। आधी रात होने को थी। तंदूर से उठती लपटें ऊंची होती जा रही थीं। धुआं पूरे इलाके में फैल रहा था। तभी एक औरत की नजर आग की लपटों पर पड़ी तो वो बेतहाशा चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। वो बदहवास औरत एक बात दोहरा रही थी, बचाओ, कोई बचाओ, आग लग गई, आग लग गई। उसने ये बात सुनसान सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहे 2 पुलिस वालों को बताई। उनमें से एक था दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और दूसरा था होमगार्ड जवान चंद्रपाल। आग लगने की बात सुनते ही वो दोनों वर्दी वाले उस तरफ दौड़ पड़े जिधर आग लगी हुई थी। आग की लपटें उठ रही थीं अशोक यात्री निवास नाम के होटल में बने एक रेस्टोरेंट से। होटल कैंपस में बने उस रेस्तरां का नाम था बगिया बार बेक्यू रेस्टोरेंट। दिल्ली के अशोक रोड पर 17 साल पहले ठीक इसी जगह पर अशोक यात्री निवास नाम का एक होटल था। उस होटल के कैंपस में बने रेस्टोरेंट का नाम था बगिया बारबेक्यू। 2 जुलाई 1995 की रात बगिया रेस्टोरेंट में ही हुआ था दिल दहला देने वाला तंदूर कांड। एक ऐसा भयानक कांड जिसकी दास्तान सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। करीब 17 साल पहले यानी 2 जुलाई 1995 की रात दिल्ली के अशोक यात्री निवास होटल के बगिया रेस्टोरेंट में ठीक इसी तरह एक तंदूर रखा था। तंदूर से उठ रही थी ऊंची ऊंची लपटें। तंदूर से उठती लपटें जितनी ऊंची थी उससे कहीं ज्यादा गहरी थी वो साजिश जिसके सबूत उस तंदूर में जलाए जा रहे थे। साजिश से बेखबर दिल्ली पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तब तंदूर के पास खड़ा एक शख्स उस आग को और भड़का रहा था।
पुलिस वाले हैरान थे कि तंदूर के पास खड़ा सफेद कपड़ों वाला शख्स आग को बुझाने की बजाय उसे भड़का क्यों रहा है। इस सवाल का जवाब भी कम चौंकाने वाला नहीं था। उस शख्स ने खुद को दिल्ली यूथ कांग्रेस का वर्कर बताते हुए दावा किया कि वो पार्टी के पुराने पोस्टर और बैनर आग के हवाले कर रहा है। लेकिन हेड कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। हकीकत जानने के लिए उसने जब तंदूर के नजदीक जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसको यकीन नहीं हुआ कि ये पुराने पोस्टर्स, पुराने बैनर्स जला रहे हैं। और जब वो तंदूर के नजदीक पहुंचा तो सबसे पहले तंदूर से उसको एक टांग, इंसानी जिस्म की टांग दिखाई दी। उसने और नजदीक जाकर देखा, तब तक पानी डालकर आग बुझाई जा चुकी थी और जली हुई लकड़ियों को हटाकर देखा तो कुंजू को पता लगा कि इसमें एक झुलसी हुई लाश है। पुलिस के मुताबिक बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में जल रही थी एक लाश। तंदूर की लपटों के बीच इंसानी जिस्म के टुकड़े नजर आ रहे थे। पुलिस वालों ने आग बुझाकर दहकते तंदूर से एक औरत की अधजली लाश बाहर निकाली। इसी दौरान कुछ पुलिस वालों ने सफेद कपड़ों वाले उस शख्स को भी हिरासत में ले लिया जो लाश को जलाने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार था। केशव के सफेद कुर्ते पर खून के निशान थे। खून के निशान को डिटेक्ट करने के बाद में अब्दुल नजीर कुंजू और चंद्रपाल को ये पूरा तब तक पुलिस स्टेशन को सूचित कर दिया गया था। पुलिस टीम, मैं भी मौका पर पहुंच गया था और तब तक पूरा शक हो चुका था कि केशव भी इस घटना में कुछ न कुछ अहम रोल अदा किया है। तब तक कनॉट प्लेस थाने के तत्कालीन एसएचओ निरंजन सिंह भी मौका वारदात पर पहुंच चुके थे। कुछ पुलिस वाले तंदूर कांड के सबूत जुटा रहे थे, वहीं कुछ वर्दी वाले रेस्तरां के मैनेजर केशव से पूछताछ कर रहे थे। लेकिन सब लोग इस बात से बेखबर थे कि दो आंखें उन्हें लगातार घूर रही हैं। वो दो आंखें थी बगिया रेस्तरां के मालिक सुशील शर्मा की। युवा कांग्रेस नेता सुशील शर्मा बगिया रेस्तरां के गेट के नजदीक छुप कर खड़ा था। वो कुछ देर तो दहकते तंदूर के आसपास हो रही एक एक हरकत को देखता रहा और फिर मौका मिलते ही अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से खिसक गया। बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार तंदूर में एक महिला की लाश को जला रहा था। रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा उसे छुप कर देख रहा था। अचानक पुलिस को आता देख सुशील शर्मा वहां से भाग निकला। तंदूर कांड में पुलिस की ये सबसे बड़ी चूक थी। हैरत की बात है कि घंटों पुलिस अपनी लापरवाही से बेखबर रही, क्योंकि पुलिस का पूरा ध्यान मैनेजर केशव कुमार से पूछताछ पर था। बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार तंदूर की आग में एक औरत की लाश जला रहा था। उसके सफेद कुर्ते पर खून के निशान थे और वो बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इन तमाम बातों से साफ हो चुका था कि केशव तंदूर की लपटों में एक औरत की लाश के साथ साथ उसके कत्ल की साजिश के सबूत भी जला रहा था। लेकिन सवाल कई थे। तंदूर कांड की साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? तंदूर में जलाई गई वो जली लाश किसकी थी? बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार से उस औरत की क्या दुश्मनी थी? क्या उस औरत की हत्या केशव ने ही की थी या फिर किसी तीसरे शख्स के इशारे पर तंदूर में लाश जला रहा था रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव? इन सवालों के जवाब जानने के लिए दिल्ली पुलिस बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार से पूछताछ कर रही थी। उसी दौरान होटल अशोक यात्री निवास के गेट पर तैनात एक गार्ड महेश ने पुलिस को बेहद अहम जानकारी दी। गार्ड ने बताया कि जिस वक्त तंदूर से लपटें उठ रही थीं, तब बगिया रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा भी वहीं मौजूद था, लेकिन वो पुलिस वालों को देखकर भाग गया। जब मैंने महेश से पूछताछ की तो महेश ने कहा कि जो बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट के मालिक हैं सुशील शर्मा, वो अपनी मारुति कार से आए हैं। अपनी मारुति कार उन्होंने पार्किंग में खड़ी की है और वो रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं। आग लगते वक्त में भी महेश ने ये भी बतलाया कि मैंने पूछा कि ये आग किस लिए इतनी ऊंची लपटे जा रही है,
तब सुशील शर्मा ने भी महेश को गुमराह करने की कोशिश की, कहे चुप खड़े रहो, तुम्हारा कोई ऐसा वो नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी के पुराने पोस्टर और बैनर जला रहे हैं। सुशील शर्मा दिल्ली यूथ कांग्रेस का नेता था। कई बड़े नेताओं से उसके अच्छे ताल्लुकात थे। उसके रुतबे और रसूख से पुलिस वाले भी अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन जलते हुए तंदूर के पास उसकी मौजूदगी और पुलिस को देखते ही भाग जाने की वजह से वो शक के घेरे में आ गया। बगिया रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा जिस ढंग से गायब हुआ था, उससे पुलिस की शक की सुई उसी पर जाकर टिक गई। पुलिस को शक था कि जिस महिला को तंदूर में जलाया गया, सुशील शर्मा का उससे कोई न कोई रिश्ता जरूर था। लेकिन तंदूर की आग में जलकर खाक हो चुके इस रिश्ते को साबित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था उस औरत की शिनाख्त। एक तरफ दिल्ली पुलिस बगिया रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा को सरगर्मी से तलाश रही थी, तो दूसरी तरफ तंदूर से बरामद हुई अधजली लाश की पहचान के लिए कोशिशें की जा रही थी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार के कुर्ते और तंदूर के पास मिले एक तिरपाल को जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया। दोनों पर ही खून के धब्बे थे। पुलिस को उम्मीद थी कि खून के छोटे छोटे दागों में कोई बड़ा सुराग मिल सकता है। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी तंदूर से मिली अधजली लाश की पहचान, लेकिन ये बेहद मुश्किल था क्योंकि चेहरा बुरी तरह जल चुका था। उस औरत की शिनाख्त से जुड़े तमाम सबूत और सुराग तंदूर की लपटों में जलकर खाक हो चुके थे। तंदूर कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस के पास कुछ बिखरी हुई कड़ियां और सवालों की लंबी फहरिस्त थी। उधर अखबारों में तंदूर कांड की खबरें छप रही थी। दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आला अफसरों की बोलती बंद थी। भला इससे ज्यादा शर्मनाक कांड और क्या हो सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक औरत को तहकते तंदूर में जला दिया गया, वो भी सबसे वीआईपी और हाई सिक्योरिटी इलाके कुनाट प्लेस में। तंदूर कांड की गुत्थी को सुलझाना दिल्ली पुलिस के लिए नाकास सवाल बन गया था। दिल्ली से छपने वाला कोई ऐसा अखबार नहीं था जिसमें तंदूर कांड की खबरें सुर्खियां न बनी हों। ऐसा कोई अखबार नहीं था जिसमें दिल्ली पुलिस पर लापरवाही के इल्जाम न लगाए गए हों। मीडिया हाइप की वजह से दिल्ली पुलिस की खूब किरकिरी हो रही थी। पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। अजीब, बहुत ही भयानक किस्म का क्राइम था कि तंदूर के ऊपर और कनॉट प्लेस वाले ऐसे बिजी इलाके में, ऐसे इम्पोर्टेंट इलाके में एक तंदूर के ऊपर एक नौजवान औरत की लाश का मिलना, इस तरीके से एक ये बहुत ही भयानक एक वीआईपी एरिया का क्राइम था। इसलिए मीडिया ने काफी इसका हाइप क्रिएट कर दिया था और हर अखबार, हर पेपर फ्रंट पेज तंदूर में लाश की खबर से भरा हुआ था। मीडिया के दबाव का ही असर था कि तंदूर कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें बनाई गई थीं। उनके निशाने पर था बगिया रेस्तरां का मालिक और युवा कांग्रेसी नेता सुशील शर्मा। तंदूर कांड के बाद से ही सुशील शर्मा अंडरग्राउंड हो चुका था। उसकी मारुति कार DL2CA 1872 का भी कोई सुराग नहीं मिला। मौका वारदात से गिरफ्तार बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार से लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पुलिस बड़ी कामयाबी से अभी भी दूर थी। 4 जुलाई 1995 तंदूर कांड के करीब 2 दिन बाद सुशील शर्मा की मारुति कार दिल्ली पुलिस के हाथ लग गई। वो कार दिल्ली के मालचा मार्ग इलाके में लावारिस हालत में मिली थी। जांच पड़ताल के दौरान कार की डिक्की से पुलिस के हाथ लगे खून के सूखे हुए छींटे। तंदूर कांड के 2 दिन बाद यानी 4 जुलाई 1995 को ठीक इसी जगह से बरामद हुई थी सुशील शर्मा की लावारिस कार। कार की डिग्गी से उठाए गए ब्लड सैंपल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने शर्मा के घर का पता भी ढूंढ निकाला। कार बरामद होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस के हाथ ये दूसरी बड़ी कामयाबी लगी थी। ये है दिल्ली का मंदिर मार्ग इलाका। तंदूर कांड के ठीक 2 दिन बाद 4 जुलाई 1995 को मंदिर मार्ग के पास बने इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट पर दिल्ली पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी। फ्लैट मालिक सुशील शर्मा गायब था। दरवाजे पर ताला जड़ा था, लिहाजा पुलिस को ताला तोड़कर फ्लैट में घुसना पड़ा। सुशील शर्मा के फ्लैट के अंदर का नजारा देखकर पुलिस वाले दंग रह गए। पुलिस के मुताबिक फ्लैट के अंदर जगह जगह खून बिखरा पड़ा था।
फ्लैट की दीवारों पर गोली के निशान थे और वहां खाली कारतूस भी पड़े थे। बगिया रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा के फ्लैट से पुलिस को एक डायरी मिली थी। डायरी के पन्नों पर मोहब्बत की एक दास्तान दर्ज थी। उसमें लिखा था, सुशील शर्मा लव्स नैना, नैना लव्स सुशील शर्मा। इसके अलावा सुशील शर्मा के साथ एक महिला के कुछ फोटो भी पुलिस के हाथ लगे। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी नैना साहनी थी। नैना से सुशील शर्मा ने लव मैरिज की थी। पड़ोसियों से ही पुलिस को पता चला कि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी के साथ अक्सर मारपीट करता था। पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर ये मिली कि नैना साहनी 2-3 दिनों से गायब थी। दिल्ली पुलिस ने सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी को काफी तलाश किया, लेकिन नैना साहनी लापता थी। काफी कोशिशों के बाद भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो दिल्ली पुलिस को शक हुआ कि 2 जुलाई की रात तंदूर में मिली लाश नैना साहनी की तो नहीं थी, लेकिन शक यकीन में तभी बदल सकता था जब लाश की शिनाख्त नैना साहनी के तौर पर होती। दिल्ली पुलिस ने तंदूर से मिली जली लाश की पहचान के लिए नैना साहनी के माँ बाप को अस्पताल के मुर्दा घर में बुलाया, लेकिन माँ बाप ने उसे नैना की लाश मानने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, नैना साहनी के भाइयों ने भी लाश को पहचानने से मना कर दिया। तब लाश की शिनाख्त करने के लिए सामने आया एक और किरदार, मतलूब करीम। नैना साहनी का करीबी दोस्त मतलूब करीम। दिल्ली पुलिस की तहकीकात में मतलूब करीम का नाम पहली बार आया था। हैरत की बात, मतलूब ने तंदूर से मिली जली लाश की शिनाख्त नैना साहनी के तौर पर कर दी। सत्रह साल पहले हुए तंदूर कांड में एक अहम किरदार था मतलूब करीम। वो नैना साहनी का करीबी दोस्त था। मतलूब करीम ने ही इसी मॉर्चरी में नैना साहनी की लाश की पहचान की थी। मतलूब की गवाही से ही सुशील शर्मा पर दिल्ली पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो गया था। शक ये कि नैना साहनी की हत्या सुशील शर्मा ने अपने फ्लैट पर की थी। शक ये कि अपने गुनाहों के सबूत मिटाने के लिए सुशील ने नैना साहनी की लाश को तंदूर के हवाले कर दिया था। मतलूब करीम के बयानों से महज नैना साहनी की लाश की शिनाख्त नहीं हुई बल्कि तंदूर कांड की गुत्थी भी सुलझ गई। अब दिल्ली पुलिस को बस तंदूर कांड की बिखरी हुई कड़ियां जोड़नी थी और तंदूर कांड के मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता सुशील शर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने थे। पुलिस ने नैना साहनी के कातिल पति और कांग्रेस नेता सुशील शर्मा के खिलाफ साइंटिफिक सबूत हासिल करने के लिए नैना की लाश का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। हमने डेड बॉडी से ब्लड सैंपल्स, बोन सैंपल्स, डीएनए के एक्सपर्ट डॉक्टर लालजी को हैदराबाद से बुलवाकर उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डेड बॉडी से सैंपल लिए और डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिससे क्रिस्टल क्लियर एक साइंटिफिक एविडेंस आ चुकी कि लाश नैना साहनी की। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस के साइंटिफिक सबूतों पर सच की मोहर लगा दी। डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया कि दहकते तंदूर से जलाई गई लाश कांग्रेसी नेता सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की ही थी। लाश की शिनाख्त के बाद अब पुलिस के सामने एक और चुनौती थी, किसी भी तरह जल्द से जल्द सुशील शर्मा को गिरफ्तार करना। तंदूर कांड के मास्टरमाइंड सुशील शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटा ली थी, क्योंकि पुलिस ये जानती थी कि बगैर ठोस सबूत के कांग्रेसी नेता सुशील शर्मा पर हाथ डालना आसान नहीं है। दिल्ली की सियासत में उसके सरपरस्तों की कमी नहीं है, इसीलिए दिल्ली पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। उसके कई ठिकानों पर छापे मारे गए, बावजूद इसके वो दिल्ली पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। यूथ कांग्रेस नेता सुशील शर्मा को पुलिस दिल्ली और आसपास के इलाकों में तलाश रही थी, लेकिन वो छिपा बैठा था दक्षिण भारत में। 2 जुलाई 1995 की रात तंदूर कांड को अंजाम देने के बाद सुशील शर्मा सीधे तिरुपति भाग गया था। सुशील शर्मा ने दिल्ली पुलिस को दहकते तंदूर से नैना साहनी की लाश को निकालते देख लिया था, लिहाजा वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। वो तिरुपति से सीधा बेंगलोर भाग गया।
बेंगलोर में छुपे सुशील शर्मा तक अखबारों के जरिए तंदूर कांड से जुड़ी हर तहकीकात की खबर पहुंच रही थी। अखबारों से ही उसे नैना साहनी की शिनाख्त के बारे में पता चला। वो ये भी जान गया था कि दिल्ली पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है, लिहाजा सुशील शर्मा गिरफ्तारी से बचने के रास्ते तलाशने लगा। बेंगलोर में अंडरग्राउंड सुशील शर्मा दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था। कहा जाता है कि सुशील शर्मा ने सरेंडर की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उससे पहले ही बेंगलोर पुलिस को इसकी भनक लग गई। बेंगलोर पुलिस ने बिना वक्त गंवाए दिल्ली पुलिस को इसकी इत्तला कर दी। पुलिस को सूचना मिली बेंगलोर पुलिस से सुशील शर्मा के बारे में। मैं रेंज के उस टाइम एडिशनल सीपी मैक्सवेल परेरा हम बेंगलोर पहुंचे और सुशील शर्मा को बेंगलोर पुलिस ने डिटेन किया हुआ था। सुशील शर्मा से जो पूछताछ शुरू की, उसको बेंगलोर की कोर्ट में पेश किया। सुशील शर्मा ने पहली पूछताछ पर तो और पहले नजरिए में अपने आप को निर्दोष बतला दिया। तंदूर कांड में यूथ कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही थी, लेकिन सियासत के नशे में चूर सुशील शर्मा डंके की चोट पर खुद को बेकसूर बता रहा था। उसका दावा था 2 जुलाई 1995 यानी तंदूर कांड वाली रात वो दिल्ली में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में था। सुशील शर्मा पर अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या और उसकी लाश को तंदूर में झोंकने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक सारे सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन सुशील शर्मा हर सबूत को पुलिस की साजिश बता रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ जितने भी सबूत कोर्ट में पेश किए, उसने हर सबूत को फर्जी करार दे डाला। सुशील शर्मा बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अगर नैना साहनी की हत्या उसने नहीं की तो फिर नैना का हत्यारा कौन था। बीवी की हत्या के बाद से ही वो दिल्ली से गायब क्यों था, और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुशील शर्मा बेकसूर था तो उसने दिल्ली से भागने की बजाय अपनी पत्नी नैना साहनी के कत्ल की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। तंदूर कांड की तहकीकात कर रही दिल्ली पुलिस को पता चला कि रसूखदार नेता सुशील शर्मा ने नैना साहनी से लव मैरिज की थी, लेकिन अब वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसकी 2 वजह थी। सबसे पहली वजह उन दोनों के रिश्तों के बीच बढ़ती तल्खी, और दूसरी वजह नैना साहनी और उसके दोस्त मतलूब के बीच बढ़ती नजदीकी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यूथ कांग्रेस का उभरता हुआ नेता सुशील शर्मा नैना साहनी के साथ अपनी शादी की बात को छुपा कर रखना चाहता था। उसे डर था कि लव मैरिज की बात खुलने से उसके करियर पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन नैना चाहती थी कि वो सबके सामने उसे अपनी पत्नी कबूल करे। इस बात पर आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते थे। सुशील शर्मा अक्सर नैना साहनी से मारपीट करता था। इतना ही नहीं, नैना साहनी और मतलूब करीम के बीच बढ़ती नजदीकियां भी उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। दिल्ली पुलिस की माने तो सुशील शर्मा की मारपीट से तंग आकर नैना साहनी उससे अलग होने का फैसला कर चुकी थी। वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। 2 जुलाई 1995 की दोपहर इसके लिए नैना साहनी ने मतलूब करीम को फोन किया और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उससे मदद मांगी। इस बात का पता चलते ही सुशील शर्मा आपे से बाहर हो गया। सुशील शर्मा ने मुझे बताया था कि 2 जुलाई की शाम को 7:30-8 बजे एज यूजुअल वो अपने फ्लैट पर मौजूद थे। टेलीफोन से उसने रीडायल करके देखा, शक रखता था, तो उधर से टेलीफोन मतलूब करीम से कनेक्ट हुआ। इस बात पर दोनों की आपस में बहस हुई और सुशील शर्मा ने उसी वक्त अपनी रिवॉल्वर से नैना साहनी के ऊपर फायर किया। पुलिस के मुताबिक सुशील शर्मा ने खुद भी ये बात कबूल की थी कि 2 जुलाई 1995 को नैना साहनी और मतलूब करीम के बीच फोन पर बातचीत का पता चलते ही उसके सिर पर खून सवार हो गया था और फिर उसी गुस्से में उसने नैना साहनी को गोली मार दी। पुलिस का दावा है कि जिस लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुशील शर्मा ने नैना साहनी को गोली मारी थी, वो रिवॉल्वर भी बरामद हो गई थी। पुलिस की कहानी के मुताबिक सुशील शर्मा ने नैना साहनी की लाश को अपनी कार में रखकर बगिया रेस्टोरेंट तक पहुंचाया और फिर वहां उस लाश को तंदूर में डालकर आग के हवाले कर दिया था।
पुलिस ने नैना साहनी के कत्ल की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर तंदूर कांड की पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया। ये सर्कमस्टेंसेस की चेन इतनी मजबूत थी कि सुशील शर्मा का डिफेंस उसको भेद नहीं सका। रिवॉल्वर सुशील शर्मा का, जो फ्लैट जिस पर इंसिडेंट हुई वो सुशील शर्मा का, सुशील शर्मा के फ्लैट से जगह जगह ब्लड के निशान मिलना, सुशील शर्मा के फ्लैट से एम्प्टी बुलेट्स मिलना, उसी के फ्लैट से बुलेट लेड मिलना, एसी के ऊपर लगी प्लाई से बुलेट का होल का मिलना, सुशील शर्मा की रिवॉल्वर उसके लाइसेंस से कनेक्ट होना, डेड बॉडी के अंदर पोस्टमार्टम के दौरान 2 लेड बुलेट्स का कनेक्ट होना, और तमाम ये जो चीजें हैं बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट ने ये साबित किया कि इसी रिवॉल्वर से ये गोलियां चलाई गई। दिल्ली पुलिस के सारे सबूत सुशील शर्मा के खिलाफ थे। तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में कोर्ट ने तंदूर कांड के मास्टरमाइंड सुशील शर्मा को नैना साहनी का हत्यारा करार दिया।